गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 क्लास 11 का चैप्टर 1 है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ABCD की नॉलेज होनी चाहिए, देन वी विल मेक परफेक्ट सेंटेंसेस। सो इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास अपनी। तो जो पहला चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या, हम इसके बारे में समझेंगे। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स हम लोग अपने सारे जितने भी कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम कुछ भी अर्निंग करते हैं, या हम बात करें तो कुछ भी डेटा जो भी रिलेटेड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है, और वही बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कहलाती हैं। और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग क्या है, प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है। सो जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हु इज़ अ कंज्यूमर। गॉट इट? कंज्यूमर कौन है? सो नाम से क्लियर है, कंज्यूमर मतलब आप और हम जो गुड्स को कंज्यूम करता है। सो अगर मैं उसकी डेफिनेशन के लिए बोलूँ तो कंज्यूमर क्या होगा? अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम goods and services for the satisfaction of wants। obviously वो अपनी wants को satisfy करने के लिए पैसे पे कर रहा है और चीज़ों को खरीद रहा है। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो कि गुड्स को कंज्यूम करता है। किस लिए कंज्यूम करता है? तो सेटिस्फैक्शन फॉर सेटिस्फाइंग ऑफ आवर वांट्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नाउ इसके बाद ये तो हो गई कंज्यूमर की डेफिनेशन। नाउ अगर हम बात करें कि कंजम्पशन क्या होती है, सो व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की कोई यूटिलिटी उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके अपनी वांट्स को आप सेटिस्फाई करते हैं। सो दैट इज़ कंजम्पशन। सो एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ goods and services for the direct satisfaction of our wants। दिस इज हमारी एक डेफिनेशन है कंजम्पशन की। तो अब मैं बात करूँ व्हाट इज यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू क्या है? यूटिलिटी वैल्यू का मतलब है इनहेरेंट कैपेसिटी उस गुड्स की कोई या फिर कोई सर्विस की जो कि एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है। यूटिलिटी वैल्यू का मतलब है वो चीज़ कितनी यूजफुल है, यूजफुलनेस ऑफ दैट गुड एंड सर्विस, जो कि उसके थ्रू हमारी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं। सो दैट इज कंजम्पशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर इज हु इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? तो प्रोड्यूसर कौन है? अ पर्सन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, ठीक है। और किस लिए कर रहा है? उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट इनकम या टू अर्न प्रॉफिट। सो किस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे? अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड सेल goods and services for the generation of income, because the objective is generation of income। तो ये ज़रूर लिखना ज़रूरी है।
नाउ जब हमने कंज्यूमर की बात की, हमने कंजम्पशन की बात की, हमने प्रोड्यूसर की बात करी, तो हम प्रोडक्शन को कैसे भूल सकते हैं? सो व्हाट इज प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स में, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. सो हाउ यू कैन डिफाइन? You can define like this: production is the process of converting raw material into useful things. यानी हमने रॉ मटेरियल लिया और उससे हमने यूजफुल थिंग्स को बना लिया. नाउ नेक्स्ट जो अगर हम बात करें जो कि हमारे इस टॉपिक में बहुत ज़रूरी है हमारा जानना, तो वो क्या है? सो नाउ द नेक्स्ट इज सेविंग. सेविंग क्या है? सो सेविंग क्या है? सेविंग अगर मैं बात करूं तो सेविंग तो हमारी एक इनकम का ही तो पार्ट है. जब हम इनकम अर्न करते हैं तभी तो हम उसमें से कुछ बचाते हैं. तो किस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि सेविंग जो है हमारी इनकम का ही पार्ट है, बट एक ऐसा पार्ट है जिसको हमने खर्च नहीं किया, उसको हमने बचा लिया. गॉट इट? सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज not consumed, ठीक है? यानी जिसे हमने कंज्यूम नहीं किया वो हमारी पार्ट इनकम का ही पार्ट था. दैट इज सेविंग. नाउ इन्वेस्टमेंट भी समझ लेते हैं. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर है. कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं. किस लिए करते हैं? परचेज ऑफ एसेट्स, जिसकी थ्रू जो कि हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं. गॉट इट? सो इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स which help to generate income. Got it? I think कोई डाउट की चांसेस ही नहीं है. बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है. नाउ द नेक्स्ट इज, जो मेन चीज़ें आती हैं इसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही यही है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. गॉट इट? सो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केर्स मीन्स. यहाँ पर हमें समझना है ये स्केर्स मीन्स क्या होते हैं. स्केर्स मीन्स, अब मीन्स हमेशा स्केर रिसोर्सेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. स्केर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यानी जिस चीज़ की हमारे पास जिसकी चीज़ की कमी होती है, यानी रिसोर्सेज जो कि स्केर होते हैं, कमी होती है. जैसे अगर हम बात करें वाटर, पेट्रोलियम, ये स्केर है हमारे पास, इसकी कमी है, ये अबंडेंस में नहीं है, दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर रिसोर्सेज होंगे जब ही आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अभी हम पढ़ेंगे. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? कि जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है तब आपको चॉइस करनी पड़ती है. सपोज अगर आपके पास अनलिमिटेड रुपीज़ हैं तो आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ेगी. आपको क्या चीज़ पहले चाहिए, यानी कौन सी चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है. तो जो प्रायोरिटी होगी उसको आप उस स्केर रिसोर्सेज जो आपके पास 100 रुपीज़ हैं उससे पहले फुलफिल करोगे, और उन चीज़ों को आप छोड़ दोगे बाद के लिए जो आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है. एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दैट मीन्स अगर इन वन लाइन में डिफाइन करूँ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ही, स्कैरसिटी की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. तो स्कैर मीन्स का यहाँ पर मतलब है रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड फॉर्म. ठीक है? सो इसके बाद
मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने बता दिया आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम, जब हमें चॉइस करनी पड़ती है, सो दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ ये तो हो गया आपका सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में आएंगी। नाउ अगर मैं बात करूँ, इससे पहले आपने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो अगर मैं बात करूँ कि 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर 1 इज कंजम्पशन, देन प्रोडक्शन, ये 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन अगेन कंजम्पशन। सो सेम वे ये एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है। कैसे? आप कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे तभी प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड ही आप कंजम्पशन जो करेंगे, तो आप पैसा पेमेंट करेंगे, कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे, पैसा उस जो पैसा है वो जो फर्म के पास जाएगा और वो दोबारा से उसको प्रोडक्शन में लगाएगा। प्रोडक्शन करने के बाद वो अपने पास तो रखेगा नहीं, पर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोबारा से वो आप तक पहुंचेगा, एंड देन अगेन आप कंज्यूम करेंगे, अगेन आप कंजम्पशन करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। गॉट इट? सर्कुलर फ्लो की फॉर्म में ये चलता है, तो इसी को ही हम डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सो 1 इज कंजम्पशन, सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? तो कंजम्पशन मैंने आपको बताया, कंजम्पशन क्या होता है, जिसमें हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नाउ इसके बाद जो बेसिक हमारी चीज़ है वो है आपको मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस समझना है। मैक्रो नाम से समझ में आता है, मतलब अब हम इसकी बात कर रहे हैं बिग की, बिग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और माइक्रो मीन्स स्मॉल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है? तो स्मॉल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया हम यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, यानी हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं। ठीक है? एग्रीगेट्स मतलब टोटल की बात करते हैं, यानी एक ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है? सो मैक्रो, अगर मैं बोलूँ माइक्रो जो है ये एक ग्रीक वर्ड माइक्रो से बना है। माइक्रो इसका मतलब होता है स्मॉल, यानी इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल मतलब लाइक किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम हम बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है? या फिर हम इंडिविजुअल प्राइस, किसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हैं, नहीं, जिसमें भी हम इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, किसी एक के बारे में बात करते हैं, वो सब माइक्रो के अंदर आते हैं। अगर हम मैक्रो की बात करें, जिसमें मैंने बोला ग्रुप में या फिर एग्रीगेट में या टोटल में बात करते हैं, तो उसका मतलब ये भी एक ग्रीक वर्ड मैक्रो से बना है। मैक्रो जिसका मतलब होता है लार्ज। गॉट इट? अब हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर पढ़ा, यहाँ पर हम एग्रीगेट इनकम की बात करते हैं। एग्रीगेट मतलब जब हम इंडिविजुअल को, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा एग्रीगेट इनकम बनकर आता है। हम यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इनकम कहाँ से अर्न कर रहे हैं और ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। यानी इन जब ग्रुप की बात करते हैं उसकी स्टडी हम मैक्रो के अंदर करते हैं, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम माइक्रो की बात करते हैं। गॉट इट? सो ये बात आपको इसमें समझनी है। नाउ कुछ और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूं कि इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। नाउ मैं अगर बात करूं कि फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर हम बोलें क्या डिस्कस करेंगे हम फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले तो यही करेंगे कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी स्टैटिस्टिक्स में जो है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मेन फीचर क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में कभी इंडिविजुअल हम स्टडी नहीं करते हैं, हम ऑलवेज जो है एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं किसी एक पर्सन की, अगर मैं बात करूं कोई भी एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 134 करोड़। ठीक है? दैट इज लाइक
पॉपुलेशन की बात हो रही है, किसी एक घर की फैमिली की बात नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे हम उसमें हमेशा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स को ही लेंगे। नंबर 2 होगा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब है जो भी डेटा हम बात कर रहे हैं, जो भी डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट शुड बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। अगर मैंने बोला लाइक मैं बोलती हूँ कोई बिग है, स्मॉल है, रिच है, पुअर है, सो दे आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, दे आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इरफान पठान की हाइट 6 फीट एंड 2 इंचेस है, सो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सचिन की हाइट 5 फीट 4 इंच है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बट अगर मैं बोलूँ कि सचिन इज स्मॉलर देन इरफान खान, सो दैट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज यहाँ पर हम यहाँ पर हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। नाउ थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो प्री डिटरमाइन होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम डेटा के लिए किस पर्पस के लिए हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि अगर आप बिना ऑब्जेक्टिव के ही डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप डेटा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और जब आप उसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ठीक है, सो ये चीज़ें बहुत हमें दिमाग में रखनी होती है कि स्टैटिस्टिक्स को कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या जो है वो उसके फीचर्स हैं। अगर मैं 4th पॉइंट बताऊं, 4th में अगर हम इसमें लिखें तो म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल। सो डेटा जो होते हैं हम जो कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ये जो है वो कंपैरेबल होने चाहिए। कंपैरेबल का मतलब ये है कि मैं बोलूँ कि राम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, राम इज 40 ईयर ओल्ड एंड मोहन इज 5 फीट टॉल, सोहन हैज 60 kg ऑफ वेट। सो अगर मैं बोलूँ तो इन डेटा में कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो हम राम की ईयर की बात कर रहे हैं और मोहन की हम हाइट की बात कर रहे हैं और सोहन के हम वेट की बात कर रहे हैं। सो दे आर द नंबर्स, लेकिन ये इनमें कोई रिलेशन नहीं है। दे आर नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, सो दे आर म्यूचुअली रिलेटेड। हमें म्यूचुअली रिलेटेड के लिए क्या करना चाहिए, अगर हम ईयर ले रहे हैं तो हमें सबका ईयर ही लेना है, अगर हम वेट ले रहे हैं तो हमें सबका वेट ही लेना है, और अगर हम हाइट ले रहे हैं तो फिर हमें सबका हाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। कंपैरिजन जब तक डेटा सेम नहीं होगा, हाइट से हाइट को कंपेयर कर सकते हो ना, हाइट से वेट को तो कंपेयर नहीं कर सकते, हाइट से एज को कंपेयर नहीं कर सकते। सो हमेशा म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड द 5th वन पॉइंट हम बोलेंगे रीजनेबल एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी से मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्यूरेसी जो है, डेटा कलेक्ट करते समय हमें ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि एक्यूरेसी जो है वो रहे हमेशा। एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड किस पर करती है, एक्यूरेसी हमेशा डिपेंड करती है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, उसके नेचर पे, उसके साइज पे, उसके अवेलेबल रिसोर्सेज पे। सो अगर हम डेटा को कलेक्ट करने में ही गड़बड़ी करेंगे ना तो हमारे रिजल्ट्स कभी एक्यूरेट नहीं आ सकते। ठीक है, सो जब डेटा कलेक्ट किया जाता है ना तो इस चीज़ का ध्यान में रखा जाता है कि जो डेटा है इट शुड बी, जो कलेक्ट किया जा रहा है वो एक तो पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक उसका साइज बहुत ज़्यादा बिग नहीं होना चाहिए, और जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, जब ही आप स्टैटिस्टिक्स में डेटा कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेट। सो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।